And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 16th December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of November 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about S-400 Triumph Missile Air Defense System. This topic is important from our syllabus paper 3 International Relations point of view. सबसे पहले समझते हैं कि क्या है ये S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम. सो इट इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम. सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आप इस फिगर की मदद से बेहतर समझ पाएंगे. ये सरफेस से आप इसको फायर कर सकते हैं और ये एयर के अंदर कोई भी एनिमी का जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. इसको हम लोग कहते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम. और ये दुनिया का सबसे डेंजरस सरफेस टू एयर मिड या लॉन्ग रेंज में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है. वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस, मोस्ट पोटेंट. यूएस की जो सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है थार्ड. इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थार्ड कौन से देश की मिसाइल डिफेंस सिस्टम है. थार्ड का फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम. तो ये यूएस की थार्ड मिसाइल सिस्टम है. उससे भी ये कई ज़्यादा पावरफुल है S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रसिया. इट कैन इंगेज एंड डिस्ट्रॉय ऑल काइंड ऑफ एरियल टारगेट्स, मे इट बी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मे इट बी अ स्पेसक्राफ्ट, मे इट बी अ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल. तो कुछ भी हो, एयरक्राफ्ट हो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, सबको ये डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है. और इसकी रेंज भी अच्छी खासी है. इसका ऑल्टीट्यूड वाइज ये 30 किलोमीटर हाइट तक ये अटैक कर सकता है. तो ये देखो ऑल्टीट्यूड मतलब किस हाइट तक ये अटैक कर सकता है. ऑल्टीट्यूड वाइज ये 30 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है, जबकि रेंज वाइज इसकी रेंज है 400 किलोमीटर, मतलब 400 किलोमीटर की तक की दूरी तक के किसी भी एरियल व्हीकल को ये मार गिरा सकता है. तो उसके अलावा द सिस्टम कैन ट्रैक अबाउट 100 एयरबोर्न टारगेट्स एंड इंगेज 6 ऑफ देम साइमल्टेनियसली. तो देखो इसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगी होती है सबसे पहले. तो पहले तो ये ट्रैक करेगा कि कोई एनिमी का एयर व्हीकल तो हमारे एयर सिस्टम में तो नहीं आ गया है, एयर जोन में तो नहीं आया है. तो इस तरह के 100 एयरबोर्न टारगेट वो एक बार में आइडेंटिफाई कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है. उनमें से 6 को तो ये एक बार में डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब एक बार में ये 6 मिसाइल इस तरह के फायर कर सकता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम. अब वाई डज़ इंडिया नीड दिस एयर डिफेंस सिस्टम, हमें आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है. तो सरल सा कारण है कि हमारी जो दो इम्पॉर्टेंट नेबर हैं चाइना और पाकिस्तान, दोनों के दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं. यानी कि वो एरियल अटैक हमारे ऊपर कर सकते हैं, न्यूक्लियर एरियल अटैक हमारे ऊपर कर सकते हैं. एंड बोथ आर हॉस्टाइल टू इंडिया, दोनों अग्रेसिव पोस्चर रखते हैं इंडिया के अगेंस्ट. और इस कारण से हमें अपना एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना होगा कि अगर इस तरह के मिसाइल हमारे देश में आए भी तो उसको हम हवा में ही डिस्ट्रॉय कर पाएँ. और यही कारण है कि इंडिया रसिया से ये S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है. सो इंडिया इज़ बाइंग 5 यूनिट्स ऑफ दिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रसिया. और इससे रिलेटेड डील 2018 के अक्टूबर में साइन हो गई थी. ये डील ओवरऑल लगभग $5 बिलियन के आसपास का है, मतलब लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का ये डील है. एक यूनिट ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 8,000 करोड़ के आसपास का है. अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया को क्यों चाहिए एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ पाकिस्तान और चाइना न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं और टेक्निकली और नंबर वाइज भी दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन इंडिया से ज़्यादा है. आप देखो तो पाकिस्तान के पास लगभग 140 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जबकि चाइना के पास 270 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 290 इनफैक्ट न्यूक्लियर वेपन्स हैं. इंडिया के पास समवेयर 130 या 140 के आसपास न्यूक्लियर वेपन है. तो पाकिस्तान के पास भी 10 न्यूक्लियर वेपन इंडिया से ज़्यादा है और चाइना के पास तो लगभग डबल है न्यूक्लियर वेपन एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर वेपन विथ इंडिया. और इस कारण से इंडिया को अपनी एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए. उसके अलावा इंडिया की पॉलिसी भी है रिगार्डिंग न्यूक्लियर यूज, जिसको हम लोग इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहते हैं, नो फर्स्ट यूज. तो हम पहले तो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने वाले हैं नहीं, और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर उस केस में चाइना या पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कर दिया देन वी विल बी इन ग्रेटर ट्रबल.
लेकिन चैलेंज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ज़रा समझते हैं। आखिर हम S-400 ट्राइम्फ मिसाइल खरीदे तो रहे हैं चाइना से, आई मीन रसिया से, लेकिन देयर आर सर्टेन चैलेंजेज फॉर इंडिया। तो ज़रा समझते हैं कि क्या चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज है इस मिसाइल को ख़रीदने में, वो है काटसा लॉ ऑफ अमेरिका। तो ज़रा देखते हैं कि कैसे ये काटसा लॉ अमेरिका का हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। देखिए, काटसा का फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस। और इस कानून के हिसाब से अगर कोई भी कंट्री ईरान के साथ, रसिया के साथ या नॉर्थ कोरिया के साथ मिलिट्री ट्रेड करता है, मतलब इनसे कोई वेपन खरीदता है या बेचता है, तो उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस, ट्रेड सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। सरल शब्दों में बोले तो अगर आपने रसिया से कुछ मिलिट्री वेपन खरीदा तो आपके ऊपर अमेरिका इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है, आपके साथ वो ट्रेड करना बैन कर सकता है। और बाकी सारे जो उसके कंट्रीज़ हैं, जो उसके एसोसिएट कंट्रीज़ हैं, कोलैबोरेटिंग कंट्रीज़ हैं, उनको भी वो मना कर सकता है टू ट्रेड अगेंस्ट दैट कंट्री। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन को भी वो मना कर सकता है टू ट्रेड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कंट्री हु बाइज एनी मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम दीज थ्री कंट्रीज, ईरान, रसिया, नॉर्थ कोरिया। तो यह समझते हैं कि ईरान और नॉर्थ कोरिया को सैंक्शन लगाने के पीछे यूएस का क्या कारण था। तो दोनों ही कंट्री, इनके पास है न्यूक्लियर वेपन एंड दे आर नॉट सिग्नेटरी टू न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और इस कारण से दे आर नॉट ऑथोराइज्ड कंट्री टू हैव न्यूक्लियर वेपन, और इस कारण से इनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखा है, ट्रेड सैंक्शंस लगा रखा है यूएस ने। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ऐसा माना जाता है कि वो न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर रहे हैं, और इस कारण से उनके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाया है यूएस ने। रसिया के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाने के पीछे अलग कारण है। रसिया ने 2016 में 14 में मिलिट्री इंटरवेंशन किया था यूक्रेन के अंदर। आपको पता होगा, यूक्रेन के अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन करके उसने एक छोटा सा पार्ट यूक्रेन का फोर्सफुली अक्वायर कर लिया था। उसके बाद से यूएस और रसिया के बीच में टेंशन स्प्रेड होने लगे, बढ़ने लगे। और उस दूसरा 2016 का जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, ऐसा माना जाता है कि रसिया ने उस इलेक्शन में थोड़ा मिडलिंग किया था, मतलब उस इलेक्शन में उसने इंटरवेंशन किया था, उसमें उसने कुछ रिगिंग की थी, कुछ फेरबदल किया था, अपने स्पाई एजेंट्स का इस्तेमाल करके, अपने साइबर पावर का इस्तेमाल करके उसने कुछ उस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में कुछ तो छेड़खानी की थी, ऐसा माना जाता है। देखिए, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड और भी बता देता हूँ। उस टाइम में 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे क्लोज कॉम्पिटिटर थी या कंटेंडर थी वो थी हिलरी क्लिंटन, और हिलरी क्लिंटन के कुछ ईमेल्स लीक हो गए थे बिल्कुल लास्ट फेज में। ईमेल्स जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली थी कि सी इज़ नॉट फीलिंग वेल, उनको बार बार हेडेक होता रहता है, उनका हेल्थ ओवरऑल ठीक नहीं है, इस तरह के कुछ ईमेल्स लीक हुए थे, जिसके बाद हिलरी क्लिंटन के वोट्स थोड़े से कम हो गए थे। अब ऐसा माना जाता है, लोगों को ऐसा लगा कि हिलरी क्लिंटन इज़ नॉट सुटेबल टू एडमिनिस्ट्रेट और टू बिकम प्रेसिडेंट, और उसके बाद उनके वोट्स थोड़े से कम हो गए थे लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन में। ऐसा माना जाता है कि वो जो ईमेल्स थे हिलरी क्लिंटन के, वो रसियन स्पाइज ने अपने साइबर पावर का इस्तेमाल करके लीक कराया था। अब कारण जो भी हो, लेकिन ऐसा माना जाता है, और इस कारण से रसिया के ऊपर ये ट्रेड सैंक्शंस लगा दिया गया और काटसा लॉ के अंदर रसिया को भी रख दिया गया। अब करंट डेवलपमेंट देखते हैं। करंट डेवलपमेंट ये है कि हाल फिलहाल में टर्की के ऊपर यूएस ने ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए हैं अंडर दिस काटसा लॉ। टर्की ने रसिया से S-400 ट्राइम्फ मिसाइल पिछले साल 2019 में खरीदा था, लेकिन अब जाकर के उसके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगे हैं। तो जरा समझते हैं कि वाई सैंक्शंस हैव बीन अप्लाइड सो लेट। आखिर 1 साल 1.5 साल बाद क्यों सैंक्शंस लगाए गए? टर्की ने तो लास्ट ईयर ही खरीद लिया था S-400 ट्राइम्फ मिसाइल रसिया से। तो देखो, इसका कारण सरल है कि ट्रंप का जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन था डेट वाज रिलक्टेंट टू यूज सैंक्शंस प्रोविजन अंडर काटसा लॉ। देखो, रसिया के अगेंस्ट किस लिए लगाया गया है? इसलिए लगाया गया है क्योंकि रसिया ने यूएस के इलेक्शन में इंटरफेरेंस किया था। अब जब ये लॉ बना था, जब ये लॉ पास हुआ था यूएस के कांग्रेस से, तो डोनाल्ड ट्रंप उसको साइन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि देखो, डोनाल्ड ट्रंप अगर इस काटसा लॉ को साइन कर देते हैं, इसका क्या मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं फ्रॉड करके, रिगिंग करके, रसिया के साथ मिल करके। अगर आप हाल फिलहाल में देख रहे होंगे तो एक आज मीम्स भी चल रहा है
जब व्लादिमीर पुतिन ने कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया जो बिडेन को फॉर गेटिंग इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो उस पर एक मीम चल रहा है कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप के जो गुरु हैं उन्होंने भी मान लिया है। एक्चुअली मीम तो ये चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाप ने भी मान लिया कि डोनाल्ड ट्रंप हार गए, तो अब तो मान जाओ डोनाल्ड ट्रंप कि तुम हार चुके हो। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि व्लादिमीर पुतिन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जिताने में, और इस कारण से काटसा लॉ जब पास हो रहा था तो एक तरह का वो लॉ अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप था, वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ही लॉ था, और इस कारण से डोनाल्ड ट्रंप वो लॉ साइन नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब एक बार कांग्रेस से वो लॉ पास हो गया तो उनको साइन करना था, उन्होंने साइन किया। अब लेकिन उसके बाद भी उस लॉ का वो इस्तेमाल कम करना चाहते थे। काटसा लॉ अपने आप में उनके लिए एक समझो तो एक मैटर ऑफ डिसग्रेस था, इसलिए वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब जब उनका बाहर जाने का लगभग वक्त आ गया है तो उन्होंने टर्की के केस में इसका इस्तेमाल कर लिया है। तो 2016 से लेकर के अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था जब से ये कानून बना है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल इन्होंने किया है अगेंस्ट टर्की। अभी इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया भी S-400 ट्रायम्फ मिसाइल रसिया से खरीद रहा है। हम ऑलरेडी डील साइन कर चुके हैं और हमारा पहला बैच डिलीवर होगा 2021 में। अगले साल जून तक हमारा पहला S-400 ट्रायम्फ मिसाइल आ जाएगा। और इंडिया को अभी तक तो वेवर मिला हुआ है, मतलब एक तरह के का आज़ादी मिली हुई है हमें कि हम S-400 ट्रायम्फ मिसाइल खरीद सकते हैं रसिया से। डोनाल्ड ट्रंप ने ये वेवर हमें दिया था। लेकिन अब डर ये है इंडिया के लिए, अप्रीहेंशंस ये हैं कि जब जो बिडेन प्रेसिडेंट का चार्ज लेंगे तो उसके बाद जब इंडिया S-400 ट्रायम्फ मिसाइल्स का हैंड ओवर लेगा रसिया से, तो उसके बाद इंडिया के ऊपर भी ट्रेड सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। सो दैट इज़ वन apprehension implications for India. The next article is taken from environment segment. This is about Himalayan Sero that was sighted in an unexpected area. This topic is important from our syllabus paper for environment point of view. So सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। तो देखो, एक तरह का जानवर होता है हिमालयन सेरो, और इसको पाया गया है इन हिमालयन कोल्ड डेजर्ट एरिया ऑफ स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो ये है स्पीति रीजन, हिमाचल प्रदेश का जो अपर वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं स्पीति एरिया, लाहौल स्पीति एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो स्पीति एरिया है दैट इज़ इन ट्रांस हिमालय रीजन। तो यहाँ पे एक तरह का जानवर पाया गया है हिमालयन सेरो, पहली बार देखा गया है, अदरवाइज यहाँ पे मिलता नहीं है। देखो ये हिमालयन सेरो, ये हिमालयन सेरो, इसकी खासियत ये है ये थोड़ा थोड़ा गोट जैसा दिखता है, थोड़ा डंकी जैसा दिखता है, थोड़ा बहुत काऊ के भी फीचर्स हैं, थोड़े बहुत पिग के भी फीचर्स हैं। इन सब का ये क्रॉस है, मतलब इन सारे जानवरों की क्रॉस ब्रीडिंग का आउटकम है ये हिमालयन सेरो। अब ये न्यूज़ में तो इसके रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको देख लेने चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो ये हर्बीवोरस एनिमल है, उसके अलावा IUCN रेड डाटा बुक में इसको वल्नरेबल की तरह कैटेगराइज किया गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 के अंदर डाला गया है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। अब करंट न्यूज़ ये है कि इसको देखा गया है इन दिस लाहौल स्पीति एरिया। अब ये न्यूज़ क्यों है, सवाल तो ये उठता है कि वाई दिस साइटिंग ऑफ सेरो इज़ अनयूजुअल, इसमें नई बात क्या है। तो नई बात ये है कि इन जनरल ये इस हाइट पे मिलता नहीं है। ये हाइट लगभग 6000 मीटर की हाइट पे इन जनरल देखा नहीं जाता। इन जनरल ये हिमालयन सेरो ये 2000 मीटर से 4000 मीटर की हाइट पे होता है, उससे ऊपर ठंडी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ ये हिमालयन सेरो नहीं पाया जाता है। बट इन दिस केस इट हैज़ बिन फाउंड इन दिस कोल्ड डेजर्ट एरिया, जहाँ पे ये इन जनरल नहीं देखा जाता। उसके अलावा हिमालयन सेरो एटमैक्स हिमालयन रीजन में पाया जाता है, चाहे वो ईस्टर्न हिमालय हो या सेंट्रल हिमालय हो या वेस्टर्न हिमालय हो, बस ये हिमालय में पाया जाता है। ये ट्रांस हिमालय रीजन में कभी नहीं पाया जाता। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये स्पीति एरिया तो आपको पता है यहाँ पे है, कहीं पे ट्रांस हिमालय एरिया है, ये है, ये पूरा एरिया ट्रांस हिमालय एरिया कहते हैं। देखो ट्रांस हिमालय, हिंदू कुछ माउंटेन से काराकोरम लद्दाख जाकर ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय मतलब बियॉन्ड हिमालय। हिमालय का तो आपको सिस्टम पता ही होगा, सबसे बाहर है ग्रेट हिमालय, फिर बीच में है मिडिल हिमालय जिसके अलग अलग रेंजेज हैं, पीर पंजल धौलाधर, और सबसे अंत में है छोटा सा आउटर हिमालय जिसको शिवालिक हिल्स भी कहते हैं। ये है हिमालयन सिस्टम, और उसके बाहर में है ट्रांस हिमालय जिसमें आता है जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, हिंदू कुश, ये सब है ट्रांस हिमालय। और ये जो स्पीति वाला एरिया है वो यहाँ कहीं पड़ता है हिमाचल प्रदेश में ट्रांस हिमालयन रीजन में।
और ट्रांस हिमालय में इन जनरल ये हिमालयन सेरो नहीं पाया जाता है, कभी भी नहीं देखा गया आज तक, लेकिन इस बार इसको पाया गया है इस एरिया में। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अनयूजुअल। ट्रांस हिमालय एरिया जो कोल्ड डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे ये नहीं मिलता, इट इज़ जस्ट फाउंड इन द हिमालयन एरिया। सो ये है इस तरीके की हिमालयन सेरो को इस एरिया में पाया गया है। वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स का मानना है कि दिस हिमालयन सेरो स्ट्रेट इनटू स्पीति वैली फ्रॉम रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हिमाचल प्रदेश के एडजॉइनिंग एरिया में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से जरूर भटक करके इस एरिया में, ट्रांस हिमालयन एरिया में पहुँच गया होगा। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about Vision 2035 Public Health Surveillance in India. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view sub-segment health. So current news समझते हैं। न्यूज़ ये है कि नीति आयोग ने एक वाइट पेपर रिलीज़ किया है। उस वाइट पेपर का नाम है विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया। तो पहले ज़रा समझ लेते हैं ये वाइट पेपर है क्या। देखो, ये नॉर्मल कोई वाइट पेपर नहीं है। वाइट पेपर का एक टेक्निकल मतलब होता है इन गवर्नेंस। वाइट पेपर जब भी कोई अथॉरिटी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट पब्लिश करे सजेस्टिंग सर्टेन सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, उसको हम लोग कहते हैं वाइट पेपर। जैसे कभी कभार आरबीआई वाइट पेपर रिलीज करती है इन फाइनेंशियल सेक्टर्स, तो उसको हम लोग कहते हैं वाइट पेपर। जब एक रिपोर्ट पब्लिश होती है एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, कुछ इस चैलेंज को या क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए सजेशंस दिए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वाइट पेपर। और नीति आयोग के पास राइट है, अधिकार है, मैंडेट है 3 तरह के वाइट पेपर पब्लिश करने का। सबसे पहला है 3 ईयर्स एक्शन एजेंडा रिपोर्ट, दूसरा तरीका है 7 ईयर्स स्ट्रैटेजी रिपोर्ट एंड तीसरा है 15 ईयर्स विजन रिपोर्ट। ये 3 तरह के रिपोर्ट पब्लिश कर सकता है। शॉर्ट टर्म में 3 ईयर्स एक्शन एजेंडा, मीडियम टर्म में 7 ईयर्स स्ट्रैटेजी रिपोर्ट एंड लॉन्ग टर्म में 15 ईयर्स विजन रिपोर्ट। और जो करंट न्यूज है ये इस तरीके का है। जो करंट रिपोर्ट या वाइट पेपर पब्लिश किया है नीति आयोग ने, दैट इज दिस काइंड 15 ईयर विजन रिपोर्ट। इसका नाम है विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया। इस विजन डॉक्यूमेंट में क्या कहा गया है? सबसे पहली बात कही गई है मेक इंडियाज़ पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम मोर रिस्पॉन्सिव। तो जो हेल्थ सिस्टम नहीं, हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना है, प्रेडिक्टिव बनाना है। हेल्थ सर्विलेंस मतलब पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना, सर्विलेंस देखते रहना कि कहाँ पे कौन सी बीमारी बढ़ रही है, कहाँ किस बीमारी से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको कहते हैं हेल्थ सर्विलेंस सिस्टम। उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना है, प्रेडिक्टिव बनाना है। इम्प्रूव्ड डाटा शेयरिंग मैकेनिज्म, डाटा हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड डाटा का शेयरिंग जो है उसको ज़्यादा इम्प्रूव करना है। डाटा शेयरिंग कितना वीक है इंडिया के अंदर, ये तो आपको इस पैंडेमिक में पता चल ही गया होगा। हमें जो स्टार्टिंग से डाटा मिले हैं कि कहाँ पे कितने केसेस हैं कोविड के, कितने लोगों को रिकवर हो गए, वो डाटा जो है वो पूरी तरीके से सही तरीके से चैनलाइज नहीं हो पा रहा था। इसको बहुत बार हमारे न्यूज़ चैनल्स ने हाईलाइट किया कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको कैलकुलेट किया ही नहीं गया है डिस्पाइट गेटिंग इन्फेक्टेड विद कोविड-19। तो जो डेली डाटा आ रहा था दैट वाज जस्ट एन ऑफिशियल फिगर। इन रियल केस में वो डाटा काफ़ी सारा मिसमैच था विद ग्राउंड रियलिटी। क्यों? क्योंकि डाटा शेयरिंग हमारे यहाँ पे मैकेनिज्म उसका स्ट्रांग नहीं है, उसको स्ट्रांग करना है। तीसरा, स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस टू प्रिडिक्ट एनी पेंडेमिक इन अर्ली स्टेज। तो पब्लिक सर्विलेंस को इतना स्ट्रांग कर देना है कि कोई भी पेंडेमिक उसको पहले अर्ली स्टेज में ही हम डिटेक्ट कर पाएँ कि यहाँ पे ये पेंडेमिक स्प्रेड हो रहा है और स्टार्टिंग में उसके खिलाफ हम एक्शन ले लें। तो दैट इज़ द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया। आने वाले 15 सालों में धीरे धीरे हेल्थ सिस्टम के सर्विलेंस को स्ट्रांग करना है कि कहीं भी अगर कोई बीमारी शुरू हो तो वहीं पर उसको कंट्रोल कर लिया जाए, इसके पहले कि वो इंडिया के अंदर वो एक पेंडेमिक का रूप ले। तो अगर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड सवाल जरूर आएगा कि इस पैंडेमिक के बाद इंडियन सरकार, भारत सरकार क्या एक्शन ले रही है कि इस तरह के पैंडेमिक फ्यूचर में ना हो। वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नीति आयोग ने विजन 2035 पब्लिश किया है रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया एज अ स्टेप। इसको आप लिख सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about online platform for Assamese literature. This topic is important from our syllabus. Paper 6 Assam education point of view. करंट न्यूज़ देख लेते हैं, काफ़ी सरल न्यूज़ है। आसाम साहित्य सभा ने एक MOU साइन किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है एमेट्रॉन
कंपनी के साथ। एमेट्रॉन का फुल फॉर्म है असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक तरह की डिजिटल फील्ड में काम करने वाली कंपनी है। और ये जो अग्रीमेंट साइन किया गया है दैट इज़ फॉर क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर स्टेट लिटरेचर ट्रेजर। तो जो भी असमीज लिटरेचर हैं, जो भी और अलग अलग फील्ड में लिटरेचर हैं, उनको डिजिटलाइज करके उनकी एक आर्काइव बनाई जाए, मतलब एक तरह का कलेक्शन बनाया जाए डिजिटल फॉर्म में। ये है इस अग्रीमेंट का पर्पस और ये काम दिया गया है एमेट्रॉन कंपनी को। पहले फेज में जो डिजिटलाइजेशन का होगा उसमें श्रीमंत शंकर देव जी के सारे जो लिटरेचर हैं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी डिजिटल फॉर्म में। उसके अलावा जो उनके कॉन्टेम्पोररीज थे, जो उनके टाइम के लोग थे, उनके लिटरेचर्स को डिजिटलाइज करके सेव करने की कोशिश की जाएगी। और ये जो डिजिटल आर्काइव होगा दैट विल बी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर द रीडर्स। तो आप वहाँ इंटरनेट सोर्स पर जा करके उसको पढ़ सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 268 to 270. Topic number 268 is about International Day of Peace. Each year, International Day of Peace is celebrated on 21st September. And it was first time celebrated in 1981 by United Nations General Assembly. और इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का जो साइन है या सिंबल है वो है डव। और 2020 का इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का थीम था शेपिंग पीस टुगेदर। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 268. टॉपिक नंबर 269 इज अबाउट स्पाइस प्लस पोर्टल. इट इज अ वेब पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जिसका ऑब्जेक्टिव है स्पीडी अप्रूवल्स रिलेटेड टू ओपनिंग ऑफ न्यू बिजनेस. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 269. टॉपिक नंबर 270 इज अबाउट एयरक्राफ्ट करियर्स इन इंडिया. तो विक्रमादित्य अकेला ऐसा एयरक्राफ्ट है इंडिया का जो अभी तक एक्टिव है, चल रहा है. इसको रसिया से हमने लिया था. विक्रांत विशाल इंडिजिनस थे, हमारे देश में बन रहे हैं लेकिन ये अभी एक्टिव नहीं है. विक्रांत 2021 में एक्टिव होगा और विशाल 2025 में एक्टिव होगा. उसके पहले हमारे यहाँ पे थे विराट और विक्रांत, दोनों ब्रिटिश ऑरिजिन के थे, वहाँ से हमने लिया था लेकिन अब दोनों डिकमीशन हो चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 270. This is the answer of question number 265 to 267 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sending answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं. ट्विन डेफिसिट, इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि ट्विन डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट. एंड which of the following is true about Paris climate deal? It was finalized in conference of party number 21 of United Nations Convention on combating desertification. This is wrong. It was United Nations Framework Convention on climate change and India is signatory to Paris climate deal. Yes, of course it is. So the correct answer will be option B2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.